कि ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मैं आप लोगों के बीच में हिंदी साहित्य की कुछ विधाओं के बारे में लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और आने वाली क्लासों में जीवनी, नाटक, संस्मरण ये सब क्या है और इनसे जुड़े हुए लेखक, इन सारे लेखकों के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन आज हम चर्चा जो करेंगे वह है आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत पे और उनसे जुड़े हुए कुछ लेखकों पर। आत्मकथा क्या है? और यह एक विधा है हिंदी साहित्य में। उस इस विधा में लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को कहते हैं, जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन की बारे में अपनी ही कथा कहता है। वहीं संस्मरण से मिलती-जुलती है यह कथा। आत्मकथा जो है बहुत जो संस्मरण विधा है, उससे मिलती-जुलती है, क्योंकि संस्मरण में भी ज़्यादातर आत्मकथ ही होता है लेखक का। लेकिन संस्मरण और आत्मकथा में फ़र्क ये होता है कि संस्मरण में लेखक अपने आस-पास, अपने परिवेश, समाज, परिस्थितियों और अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है। लेकिन आत्मकथा में वह केंद्रित होता है स्वयं के, अपने जीवन के बारे में ही। और संस्मरण में उससे जितनी भी चीज़ें उसके जीवन से जुड़ी होती हैं, घटनाएँ और सारी चीज़ें उसमें संस्मरण में लिखता है। लेकिन आत्मकथा में केवल अपने व्यक्ति अपने जीवन से ही केंद्रित रहता है। इन दोनों विधाओं में एक फ़र्क है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे भी अंतर पूछे जाते हैं कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है? आत्मकथा और संस्मरण में क्या अंतर है? तो यह बहुत आत्मकथा और जीवनी का अंतर तो साफ-साफ दिखाई देता है, आप लिख ले जाते हैं। जब कभी परीक्षा में पूछ देगा आत्मकथा और संस्मरण में अंतर, तो बहुत माइन्यूट अंतर है। कई बार कई संस्मरण जो है आत्मकथा की तरह दिखाई देते हैं। सीधी रेखा खींच पाना मुश्किल होता है इन 2 विधाओं में, आत्मकथा और संस्मरण में, जिसे हम स्पष्ट रेखा खींच पाएँ। लेकिन फिर भी जब लेखक लिखता है और यह पढ़ने से ज़्यादा अगर आभास होता है कि वह लेखक के व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा उसके आस-पास के समाज और परिस्थितियों और घटनाओं उसमें ज़्यादा वर्णित है, तो वह संस्मरण के दायरे में आने लगती है। वह उसका जो पूरा साहित्य है। अगर उसका पूरा जीवन चरित्र केवल केंद्र में रहता है, तो वह आत्मकथा के अंतर्गत आता है, जिसे हम आत्मकथा कहते हैं। यह बहुत बारीक सा अंतर है, इसको समझें और परीक्षा में इस फैक्ट को ज़रूर लिखें कि संस्मरण में लेखक अपने आस-पास के समाज, परिस्थितियों, अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है। यह ज़रूर लिखिए, जबकि आत्मकथा में अपने ही जीवन का ज़्यादा वर्णन करता है। ये बड़ा अंतर मिलेगा और परीक्षा में ज़्यादातर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ और परीक्षाओं में चलन है, इधर मैं प्रश्न पत्रों में देखता हूँ कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, बार-बार आता है। आप लोग जानते होंगे कि आत्मकथा व्यक्ति के अपने जीवन का वर्णन करता है और जीवनी में किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का। ये बहुत बड़ा अंतर है और इसी को ज़्यादा लिखना होता है कि जिसमें वह अपने अपने अनुभवों को साझा करता है, वो आत्मकथा के अंतर्गत आता है, केवल अपने मतलब जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को और अपने बारे में। और व्यक्ति जब किसी महान व्यक्ति के जीवन से प्रभावित होकर के जब उसके जीवन का वर्णन करता है, तो उसे हम कहते हैं जीवनी। यानी एक तरह से कहा जाए, आत्मकथा व्यक्ति के अपने जीवन से जुड़ी होती है, जबकि जीवनी में लेखक दूसरे के व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है। ये अंतर हो गया। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक होती है, यानी स्वयं अपने बारे में, यानी दृष्टिकोण से लिखता है। इसमें लेखक अनजाने में या जानबूझकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य छुपा सकता है। चूँकि लेखक स्वयं लिख रहा होता है आत्मकथा, तो उसकी काफ़ी ये छूट रहती है कि वह अपने आत्मानुभूति के प्रति कितना ईमानदार है। अगर वो बहुत ईमानदार है, तो वह बहुत कुछ एकदम जैसे-तैसे जैसे उसके जीवन में हुआ है, सब कुछ लिख देता है। इसे कहते हैं बहुत ही सच्ची ढंग से लिखी गई आत्मकथा होती है, ईमानदारी से। अ, यह जब ईमानदारी जब आती है, तो वह आत्मकथा बहुत ही ज़्यादा चर्चित होती है और ज़्यादा पढ़ी और समझी जाती है। कई बार कई लेखकों के जो आत्मकथ्य होते हैं, कई लोगों के जीवनानुभव से बहुत ज़्यादा मेल करते हैं और घटनाओं से। तो आत्मकथ्य आत्मकथाएँ हिंदी साहित्य में बहुत लिखी गई।
लेकिन जो बहुत ही सच्ची और पूरी ईमानदारी से जो आत्मकथाएं लिखी गई, वह काफी चर्चित रही है। ईमानदारी इस मामले में कि व्यक्ति अपने जीवन के बारे में क्या छुपा रहा है और क्या बता रहा है। ये जरूरी नहीं होता, कई बार कई लेखक होते हैं जो आत्मकथा लिखते हैं, वो केवल छुपाते नहीं बल्कि कई बार तथ्य जो है झूठे भी रख सकते हैं, गलत तथ्य। गलत तथ्य रखना अलग चीज होती है आत्मकथा, जो घटना उसके साथ हुई नहीं, उसे अपने आत्मकथा से जोड़कर लिखना, ये तो झूठा हो जाता है आत्मकथा। लेकिन जब लेखक पूरी चालाकी के साथ तथ्य छुपा ले, कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो रखना ही नहीं चाहता, तब वो जब वो तथ्य छुपा देता है और वो तथ्य रखता है जिसे लगता है कि इसे रखने से उसके अपने व्यक्तिगत जीवन चरित्र और सारी चीजों को ज्यादा मतलब प्रभावित नहीं होंगी, तो इस तरह से लिखना भी एक तरह से चालाकी भरा आत्मकथ्य हो जाता है। लेकिन हिंदी साहित्य में कई लेखकों ने बहुत शानदार शानदार आत्मकथ्य लिखे, और उन्हीं आत्मकथाओं के बारे में हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, कैसे कैसे रहे। एक और आत्मकथा व्यक्ति के जीवन और परिस्थितियों के बारे में पढ़कर पाठकों को जानकारी व मनोरंजन मिलता है। वही एक चीज और जान लीजिए, इतिहासकार आत्मकथाओं को बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं मानते। एक कई आत्मकथाएं ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ज्यादा वो इसलिए नहीं मान्य ठहराते कि क्योंकि उसमें लेखक को ये छूट रहती कि वह बहुत कुछ अपनी तरफ से जोड़ और घटा सकता है। इसीलिए इतिहासकार की फैक्ट और आत्मकथा में लिखी गई जो साहित्य होते हैं उसमें थोड़ा सा प्रमाणिकता की और जरूरत होती है। हिंदी साहित्य में जो आत्मकथाओं का जो प्रचलन देखने को मिलता है जब से, उसमें बनारसी दास की आत्मकथा है अर्धकथानक, जो 17वीं शताब्दी में मिलती है। अर्धकथानक बनारसी दास की आत्मकथा है। उसके बाद दयानंद सरस्वती की आत्मचरित जो 1860 में आई। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी। परीक्षाओं में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रचनाओं वो लेखक के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए अगर आप लोग कलम और पेन लिए हों तो इसे जरूर नोट करते रहें। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ आप बीती कुछ जग बीती ज्यादा चर्चित है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी परीक्षाओं में ज्यादा पूछी जाती है। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक की स्वतंत्रता की खोज में, यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन जो 3 भागों में है, बहुत मोटी मोटी तीनों किताबें हैं। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर। इसमें देखिए, जब कभी आप पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा पढ़ेंगे अपनी खबर, तो आप पाएंगे कि बहुत ही बेबाकी और ईमानदारी के साथ इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, अपने जीवन के अनुभव को लिखा है बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, कि किस तरह से उनका नाम बेचन पड़ा, किस वजह से जब उनका जन्म हुआ तो लोगों ने बताया कि इस इस समय में इस काल में जन्म होने के कारण बच्चे की अकाल मृत्यु हो सकती है। तो पहले तो इस विपदा से बचने के लिए क्या उपाय किए जाए? तो ये हुआ कि इनको बेच दिया जाए, पहले किसी को दूसरे का हो जाए। फिर इनको बेच दिया गया कुछ पैसों पर। तो फिर बेचने का मतलब ये एक रस्म अदायगी थी और ये बात पता चली और फिर इनका धीरे नाम ही पड़ गया बेचन। तब से इनका नाम ही पड़ गया बेचन, और इस बात को अपनी आत्मकथा में पूरी शिद्दत से और ईमानदारी से रखते हैं। और यहाँ तक कि अपने पारिवारिक अपने बड़े भाई, अपने पिताजी की तमाम मतलब ऐसी बातें जिसे आप और बहुत से लोग कहने में झिझके, इस आत्मकथा में उन्होंने बहुत बेबाकी से रखा है। नकारेपन को, अपने पिता या अपने भाई के सारी चीजों को बहुत ही ईमानदारी से अपनी आत्मकथा में इन्होंने रखा है। तो कभी आपको अवसर मिले आत्मकथाएं कैसी होती है और कैसे लिखी जाती है, तो मैं कहूंगा कि एक बार आप लोग पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर जरूर पढ़ें। आत्मकथाएं पढ़ने से मतलब तमाम अलग अलग विधाओं को पढ़ने का अपना अलग मजा है, लेकिन बड़े बड़े लेखकों की आत्मकथाओं को पढ़ने का भी अपना एक अलग मजा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा अत्यंत लोकप्रिय है। इस आत्मकथा ने गद्य की इस विधा में लेखन नवीन कीर्तिमान स्थापित किया। आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आप हरिवंश राय बच्चन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना और समझना है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया स्रोत है उनकी इस आत्मकथा को पढ़ना, क्या भूलूं क्या याद करूं। और उसके बाद है द्वितीय खंड आया, तो हर खंड का उन्होंने अलग अलग नाम रखा। जैसे पहले खंड का नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं,
तो दूसरा जब खंड आत्मकथा का आया, दूसरी पुस्तक आई जो 1970 में प्रकाशित हुई, उसका नाम लिखा नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का मतलब आप लोग समझते हैं घोंसला, नाम से प्रकाशित हुआ। प्रथम खंड में जहां बच्चन ने अपने भाव जगत और यौनारंभ के प्रथम अभिसारों का चित्रण किया है, वहां अपने कुल परिवेश तथा पूर्व पुरुषों का भी अत्यंत रोचक तथा सरल शैली में वर्णन किया गया। और इस तरह से अपने प्रेम प्रसंग है और सारी चीजों को जितनी ईमानदारी से इन्होंने रखा है, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। और इस तरह से द्वितीय खंड अपेक्षाकृत अधिक अंतर्मुखी है, व्यक्ति ज्यादा जब अंतर्मुखी हो जाते हैं तथा आत्म विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति से युक्त है। तृतीय खंड है इनका आत्मकथा का, जिसका नाम है बसेरे से दूर। तो हरिवंश राय बच्चन के 3 आत्मकथा पुस्तकें हैं, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर। तो ये 3 चीजें हैं, 3 आत्मकथाएं, 3 पुस्तकाकार में उनके जीवन से जुड़ी जो अपनी बात लिखते हैं। ये प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापक बनने और अध्यापक लोगों से द्वेष का चित्रण है, बसेरे से दूर। आत्मकथा में किसी लेखक द्वारा अपने जीवन को वर्णन करने वाली कथा कहते हैं, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब आते हम बात करते हैं यात्रा वृत्तांत पे। मुझे लगता है आत्मकथा पे कुछ चर्चित आत्मकथा थी, मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अब यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? कहते हैं कि जब आप 2 काम जरूर करिए अपनी जिंदगी में, या तो खूब घूमिए या तो खूब किताबें पढ़िए। अगर आप खूब घूम सकते हैं तो खूब घूमिए, अगर आप खूब घूम नहीं सकते तो जो घूमे हैं घुमक्कड़ों की किताबें पढ़िए। तो जब आप अच्छे घुमक्कड़ों की किताबें पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें बहुत आराम से एक जगह कमरे में बैठ के मिल जाएगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप जरूर घूमें, अगर नहीं घूम पा रहे तो किताबें जरूर पढ़ें, और वह भी यात्रा वृत्तांत जरूर पढ़ें। यात्रा वृत्तांत में व्यक्ति जब किसी यात्रा पे निकलता है तो अब तो वो उस तरह के यायावर अब बहुत कम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है। जो घर से निकल जाते हैं कि उतना आप तो अब ये हो गया कि अब आपके पास प्रबंध हो, पूरा पैसा हो, फुर्सत हो और दूसरे काम ना हो, तब तक आप निकलेंगे घूमने के लिए पूरी व्यवस्था में, जिसमें अपने खर्चे को मेंटेन करेंगे, किस होटल में रहना है, कहाँ घूमने जाना है, भारत में ही घूमना है कि विदेश में जाना है। तो उस हिसाब से आप पहले अपनी पॉकेट मनी को चेक करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारत में ऐसे घुमक्कड़ रहे हैं जिन्होंने इन सब की परवाह नहीं की है और घर से झोला उठाए और चल दिए। तो ऐसे ही घुमक्कड़ों के बारे में जानने के लिए और उनकी उस यात्रा के अनुभवों को समझने के लिए भी हमें यात्रा वृत्तांत पढ़ना चाहिए। यह भी हिंदी साहित्य की एक शानदार विधा है और बहुत ही रोचक है। हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन का नाम बड़े ही यात्रा वृत्तांत में यात्रा वृत्तांत के शिरोमणि कहे जाते हैं, बड़े ही सम्मान के साथ उनका लिया जाता है। वह भी इसी तरह से निकल लिए, बहुत ही विद्वान व्यक्ति, और जो विद्वता उन्हें घूमने में मिली, जो अनुभव मिले, उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है, वह अन्यत्र दुर्लभ होती। शायद वो अगर घूमते नहीं तो चीजों को उतना समझ नहीं पाते। तो उन्होंने पूरा तो घूमकर शास्त्र ही लिख डाला है। कभी आप राहुल अगर यात्रा वृत्तांत को अगर ढंग से पढ़ना और समझना है और इस विधा को ज्यादा अच्छी तरह समझना है, मैं कहूंगा आप लोगों को राहुल सांकृत्यायन की जो है यात्रा वृत्तांत जरूर पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत एक आधुनिक गद्य विधा के रूप में स्वीकृत है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। इनकी यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं कवि वचन सुधा, इन्हीं की पत्रिका थी, इसका नाम था कवि वचन सुधा, उसी में वो प्रकाशित किया करते थे। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, नागार्जुन और आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बिहत्तरी कहा जाता है, जिसमें राहुल सांकृत्यायन का नाम लिया जाता है, हीरानंद, सच्चिदानंद वासयान अज्ञेय का नाम लिया जाता है, और नागार्जुन जी, ये तीनों लोग बृहत्त्रयी हैं घुमक्कड़ के, और इनके यात्रा साहित्य को शिखर पे रखा जाता है हिंदी साहित्य में। तो जिसमें कुछ यात्रा वृत्तांत के बारे में आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें यात्रा का आनंद दत्तात्रेय बालकृष्ण का है, किन्नर देश में राहुल संकृत्यान का है, अरे यायावर रहेगा या सच्चिदानंद हीरानंद वासयान अज्ञेय का,
और ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। स्फीत में बारिश कृष्णनाथ का यात्रा वृत्तांत है। यूरोप के स्केच राम कुमार का, और बुद्ध का कमंडल लद्दाख किसका सोबती, तीरे तीरे नर्मदा अमृतलाल बेगड़ का यात्रा वृत्तांत है। मैं बताऊं इससे पहले राहुल संकृत्यायन का जो घुमक्कड़ शास्त्र है आप लोग पढ़ेंगे, तो चूंकि आजमगढ़ पंदहा में उनका घर था राहुल संकृत्यायन का, और पूरी धर्मशास्त्र सनातनी व्यवस्था में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। हिंदू धर्म वैदिक ग्रंथों का जितना शानदार अध्ययन और जितनी विद्वता राहुल संकृत्यायन को थी उतनी अब बहुत दुर्लभ है, इसीलिए उनको महापंडित कहा गया। लेकिन जब वे घूमने निकल गए तो उन्होंने पाया किस तरह से वह हिंदू आइडियोलॉजी और धर्म दर्शन के अंतर्गत शिक्षा होने के बावजूद भी, और वह बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद की तरफ बढ़े, और सबसे ज्यादा उन्होंने बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद पे किताबें लिखी। यह फर्क इसलिए पड़ा कि वह घूमने निकले और उन्होंने जाना जो ज्ञान है ना, वो बंद किताबों में केवल नहीं है। जो हम किताबें पढ़ते हैं एक कमरे में बैठ करके और किताबें चाट के अपने को योग्य समझते हैं, उससे इतर उन्होंने इस बात को समझा और अपनी किताबों में खुद ही लिखा, जिसने दुनिया नहीं घूमी उसने क्या जाना। तो जब तक आप घूमेंगे नहीं और जाने उस पूरी दुनिया को नहीं जान पाएंगे केवल किताबों के माध्यम से। लेकिन एक चीज और है, राहुल संकृत्यायन को पढ़ने के बाद उस दुनिया के बारे में बहुत सा अध्ययन हमें हो जाता है। आज हमने आप लोगों को आत्मकथा, कुछ आत्मकथाएं और यात्रा वृत्तांत और कुछ यात्रा वृत्तांत लेखकों के बारे में आप लोगों के बीच में बातें रखी। कल जब मैं आऊंगा तो जीवनी के बारे में आऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।